हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पिछली कहानी रिश्तों की डोर को आगे कंटिन्यू करेंगे। यह इस कहानी का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा था कि सागर और शालिनी कैफे में मिलते हैं। शाम को शालिनी को घर छोड़कर सागर अपने घर आ जाता है। अब आगे, आज सागर थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था। ऐसा अक्सर होता है जब हम किसी परेशानी में डूबे होते हैं, तो समय के साथ हमारा मन उसे धीरे धीरे स्वीकार कर लेता है, मानो यही हमारी नियति हो। सागर ने भी आज इस सच्चाई को अपने भीतर उतार लिया था कि शायद उसके और उसके पापा का साथ अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। इस ख्याल ने उसे झकझोर दिया था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब उसे ही घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। उसकी उम्मीदों की डोर शालिनी से जुड़ी थी। उसे यकीन था कि हर मुश्किल घड़ी में, हर सुख दुख में शालिनी उसके साथ खड़ी रहेगी। ये भरोसा ही उसे आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा था। उधर शालिनी जब अपने घर पहुंची तो उसकी आंखें भारी थीं और चेहरा उदासी से भरा हुआ। उसकी उलझन उसे अंदर तक तोड़ रही थी, लेकिन वह ये बात भी जानती थी कि सागर ने हमेशा उसे सहारा दिया है। शालिनी की आंखों में दर्द और उलझन साफ झलक रही थी। शालिनी की माँ सुशीला जी चिंतित चेहरे और भारी मन के साथ उसके कमरे में आई। सुशीला, बेटी, मैं तुझे लेकर दिन रात परेशान रहती हूँ, इसीलिए तुझसे बार बार कहती हूँ कि सागर से दूर हो जा। मैं जानती हूँ कि आज सागर मुश्किलों से जूझ रहा है, लेकिन तू प्रैक्टिकल होकर सोच, एक ऐसे इंसान से तुझे क्या मिलेगा जिसने अपनी लड़ाई पहले ही हार मान ली हो। दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन दांव पर लगाना समझदारी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तू भी उसकी परेशानियों का बोझ अपने कंधों पर ले और अपना भविष्य बर्बाद कर दे। माँ की बातें सख्त थीं, लेकिन उनकी आंखों में डर और ममता की झलक साफ दिख रही थी। शालिनी ने माँ की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज भर्राई हुई थी, लेकिन उसने धीरे से कहा, माँ, ये भी तो सोचो, अगर यही सब मेरे साथ हुआ होता तो क्या सागर मुझे छोड़ देता? क्या उस समय भी आप मुझसे यही कहती कि मैं अकेले अपनी लड़ाई लड़ूं? क्या रिश्तों का मतलब सिर्फ अच्छा समय साथ बिताना है? शालिनी की बात सुनकर सुशीला पल भर के लिए चुप हो गई। सुशीला, बेटी, मैं जानती हूँ तू बहुत दिल से सोचती है, लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं है। अगर यही तेरे साथ हुआ होता तो शायद सागर तुझे अकेला छोड़ देता, और मैं ये सब सह नहीं पाती। एक माँ के तौर पर मैं तुझे टूटते हुए नहीं देख सकती। यही वजह है कि मैं तुझसे सागर से दूरी बनाने की बात कर रही हूँ। ये सुनकर शालिनी सोच में डूब जाती है। वो पूरी रात करवटें बदलती रही, उसकी आंखों में नींद का नामोनिशान नहीं था। मन बार बार सागर, अपने भविष्य और रिश्ते की उलझनों के बीच झूल रहा था। सुबह होते ही उसने एक बड़ा फैसला कर लिया। उधर अगले दिन सागर सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। चेहरे पर थकान और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी उसके पापा प्रशांत जी उसके पास आए। प्रशांत जी सहानुभूति भरे स्वर में, बेटा, तेरी मम्मी किचन में है। मुझे लग रहा है कि तू कल से बहुत परेशान है। कुछ बात है क्या? सागर ने उनकी आंखों में चिंता देखी, लेकिन वह अपने दर्द को उनके सामने नहीं ला सका। सागर हंसने की कोशिश करते हुए, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऑफिस में काम ज्यादा था, उसी की टेंशन है। प्रशांत जी का चेहरा और गंभीर हो गया। प्रशांत जी धीरे से, बेटा, मेरी बीमारी को लेकर तो कोई बात नहीं है जो तू मुझसे छुपा रहा है। सागर का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा। सागर थोड़ी झिझक के साथ, नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। सागर ऑफिस पहुँच तो गया, लेकिन उसका मन कहीं और अटका हुआ था। उसने खुद को काम में व्यस्त करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सोच बार बार अपने पापा और शालिनी के इर्द गिर्द घूमने लगी। सागर मन ही मन, क्या मैंने पापा से झूठ बोलकर सही किया? क्या ये उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेगा? इसी उधेड़बुन में उसका फोन बजा। स्क्रीन पर शालिनी का नाम चमक रहा था।
उसने तुरंत कॉल उठाई। शालिनी, सागर, मुझे तुमसे अभी कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। सागर का दिल धड़क उठा। सागर चौंकते हुए, क्या हुआ? शालिनी, शाम को तो हम मिल ही रहे हैं, तब बात कर लेंगे। लेकिन शालिनी की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। शालिनी, नहीं सागर, प्लीज अभी सुन लो। ये बात मैं तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। मैंने आज एक फैसला किया है। मैं चाहती हूँ कि अगले 15 दिन में हम शादी कर लें। सागर को मानो किसी ने झकझोर दिया। सागर हैरानी और उलझन से, ये तुम क्या कह रही हो शालिनी? शालिनी, सागर प्लीज पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो हम अगले 15 दिनों में शादी कर लें, या फिर मैं अपने प्रमोशन के साथ 3 साल के लिए कनाडा चली जाऊं। मैं अब और अपने करियर और इस रिश्ते को बीच में लटका कर नहीं रख सकती। मुझे एक फैसला लेना होगा। सागर के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। सागर, शालिनी, तुम मुझे छोड़कर जाने की बात सोच भी कैसे सकती हो? शालिनी, सागर, क्या मुझे अपने बारे में सोचने का हक नहीं है? या मैं बस तुम्हारे इंतजार में अपनी जिंदगी और अपने सपनों को दांव पर लगाकर बैठी रहूं? ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है, मेरी भी है। सागर गहरी सांस लेते हुए अपनी बेबसी को छुपाने की कोशिश करता है। सागर थोड़ी नरमी और लाचारी के साथ, शालिनी, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस समय मेरे पापा की बीमारी के अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। शालिनी, और यही तो मैं चाहती हूँ सागर, तुम्हारे पापा अपनी जिंदगी में ये खुशी देख ले कि उनका बेटा सेटल हो गया है। तुम आज ही उनसे बात करो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। इतना कहकर शालिनी ने फोन काट दिया। सागर फोन हाथ में लिए कुछ देर तक खाली दीवार को देखता रहा। उसका मन दर्द और गुस्से के बीच झूलने लगा। सागर अपने आप से झल्लाहट में, शालिनी कितनी स्वार्थी हो गई है। उसे सिर्फ अपनी शादी और अपने करियर की पड़ी है। मेरे हालात और मेरी परेशानी का उसे कोई ख्याल नहीं। ठीक है, चली जाए जहाँ जाना है। वो कुछ देर कुर्सी पर बैठा रहा। उसकी उंगलियां मेज पर धीमे धीमे थाप देती रहीं। लेकिन जैसे जैसे गुस्सा कम हुआ, उसके भीतर का खालीपन बढ़ने लगा। सागर मन में गहरी सोच में, लेकिन मैं शालिनी के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं उसे खोना नहीं चाहता। मुझे उससे बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। शाम को सागर ने शालिनी को मिलने के लिए बुलाया। जब वे मिले, शालिनी के चेहरे पर गंभीरता और सागर की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। शालिनी सीधे और ठंडे स्वर में, सुनो सागर, मैं तुम्हारे हालात समझती हूँ, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मेरे लिए ये वक्त का सवाल है। सागर, शालिनी, तुम्हें मेरे पापा की बीमारी नजर नहीं आती? एक बार सब ठीक हो जाए तो हम आराम से शादी कर सकते हैं। क्यों इतनी जल्दी कर रही हो? शालिनी, नहीं सागर, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। अगले हफ्ते मेरा कनाडा का ट्रांसफर है। मुझे जवाब चाहिए, ये रिश्ता चलेगा या खत्म हो जाएगा? इतना कहकर शालिनी उठी, पलटकर सागर की तरफ एक आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे चली गई। सागर वहीं बैठा रह गया, उसकी दुनिया जैसे बिखर रही थी। सागर भारी मन से घर लौट आया। उसकी निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कमरे में अकेला बैठा वह बार बार खुद से सवाल कर रहा था, मैं क्या करूं? किससे बात करूं? क्या शालिनी मुझसे सच में दूर हो जाएगी? उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अगले दिन उसने कई बार शालिनी को फोन किया। हर बार रिंग जाती रही, लेकिन शालिनी ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। उसकी बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। उधर शालिनी घर पर अपनी मां सुशीला जी से अपनी उलझन साझा कर रही थी। उसकी आंखें भारी थीं और आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। शालिनी, मां, मैंने जो किया वो ठीक तो था न? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने सागर से इतना बड़ा फैसला लेने को कहा, कहीं मैं खुद ही गलत तो नहीं हो रही? सुशीला जी ने शालिनी के कंधे पर हाथ रखा। सुशीला जी, बेटी, अगर सागर सच में तेरा साथ चाहता है तो उसे तेरी बात माननी चाहिए।
इसमें गलत क्या है कि उसके पापा अपनी जिंदगी में अपने बेटे की शादी देख लें। ये उसका फर्ज है, और अगर वह अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहता है तो तुझे उसके साथ को छोड़ देना चाहिए। तूने कुछ भी गलत नहीं किया। शालिनी चुपचाप उनकी बात सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह जानती थी कि माँ सही कह रही हैं, पर सागर से इतना प्यार करने के बाद इस बात को दिल से मान पाना आसान नहीं था। 2 दिन बीत गए। सागर की तरफ से न कोई फोन आया, न कोई संदेश। शालिनी का दिल धीरे धीरे टूटने लगा। शालिनी मन ही मन, क्या सागर को सच में मेरा कोई मतलब नहीं? क्या उसे मेरी बात की कोई परवाह नहीं? शालिनी दबी हुई आवाज और उदासी के साथ, पापा, सागर का फोन अब तक नहीं आया। लगता है मेरी बातों का उसे बुरा लग गया। शायद उसने फैसला कर लिया है। हिम्मतलाल जी ने अखबार से नजरें उठाईं। उनकी आवाज में हल्की लाचारी थी। हिम्मतलाल जी धीमे स्वर में, बेटा, अब मैं क्या कह सकता हूँ? ये तुम दोनों का आपस का मामला है। जो भी फैसला लेना है तुम्हें और सागर को मिलकर लेना होगा। तभी सुशीला जी किचन से बाहर आई। उनके चेहरे पर गुस्से और दृढ़ता का मिश्रण था। सुशीला जी कठोर स्वर में, बेटी, तूने उसे 2 दिन दिए थे। इसका मतलब साफ है कि वो शादी नहीं करना चाहता। अब तू उसका पीछा छोड़ दे और आगे बढ़। एक बार फैसला करके पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं। सुशीला जी की बात सुनते ही हिम्मतलाल जी का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने अखबार को एक तरफ रख दिया और गुस्से में बोल पड़े, हिम्मतलाल जी, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। तुम दोनों माँ बेटी अपनी जिद में ये भी भूल गयी कि सागर ने शालिनी की कितनी मदद की थी जब यह नौकरी के लिए दर दर भटक रही थी। तब तो सागर ने इसकी कोई मजबूरी नहीं देखी, बस इसके लिए आगे बढ़कर खड़ा हुआ। हिम्मतलाल जी की बात सुनकर शालिनी का चेहरा एकदम उतर गया। उनके शब्दों ने उसकी पुरानी यादों के दरवाजे खोल दिए। उसकी आंखों के सामने वह दिन तैरने लगा जब वह नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही थी। सागर, देखिए मैडम, आपकी क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए कम है। हमें ऐसे लोग चाहिए जिनके पास अनुभव हो। आप टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगी। शालिनी रोते हुए हिचकियों में, सर प्लीज मुझे एक चांस दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके काम सीख लूंगी। प्लीज मुझे मना मत कीजिए। सागर ने उसे इस तरह टूटते हुए देखा तो एक पल के लिए रुक गया। उसकी कठोरता पिघलने लगी। सागर, हल्की चिंता के साथ, आप रोइए मत। इस तरह से कुछ हल नहीं निकलेगा। शालिनी की हालत देखकर सागर ने उसे बाहर ले जाकर कैंटीन में बैठाया। वहाँ वो उसे समझाने की कोशिश करता रहा। सागर, देखिए शालिनी, ये नौकरी आपके लिए सही नहीं है। मैं झूठी उम्मीद देकर आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। इससे आप और हताश होंगी। लेकिन शालिनी का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। शालिनी गिड़गिड़ाते हुए, सर, मेरे पापा के बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ है। हमारा घर बर्बाद होने की कगार पर है। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं जो भी सीखना होगा सीख लूंगी। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मेहनत करूंगी। आप बस मुझे एक मौका दे दीजिए। सागर, ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें ऑफिस से जाने के बाद घर से काम करना होगा, तभी टारगेट पूरे हो पाएंगे। और मैं तुम्हें ऑनलाइन गाइड करता रहूंगा। शालिनी, सर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इस तरह दोनों एक ही कंपनी में काम करते हुए नजदीक आ गए। इसके बाद सागर ने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और शालिनी को प्रमोशन मिलता रहा। आज वो पल शालिनी के सामने साकार हो रहा था। वह सोचने लगी, कैसे एक वक्त था जब मैं सागर से एक नौकरी के लिए भीख मांग रही थी, और अब सागर मुझसे ही मदद मांग रहा है। हिम्मतलाल जी, बेटी, किसी की अच्छाई का ये सिला नहीं देना चाहिए, कुछ तो उसके बारे में सोच। सुशीला जी, समय के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। तू ज्यादा मत सोच, कनाडा की प्रमोशन ले ले। शालिनी, माँ, ठीक है, लेकिन मैं एक बार सागर से मिल लेती हूँ। सुशीला जी, उसे तेरी परवाह होती तो वो तुझसे मिलने आ सकता था। वो तो 2 दिन पूरे होने का इंतजार कर रहा है ताकि तुझसे पीछा छूटे।
हिम्मत लाल जी माँ बेटी की बातें सुनकर दुखी मन से घर से बाहर चले गए। इसी तरह 2 दिन और बीत गए। न तो सागर का कोई फोन आया, न शालिनी ने फोन किया। शालिनी को सागर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी गुस्से में शालिनी ने कनाडा जाने का फैसला किया। ऑफिस से घर आकर उसने सामान पैक किया। उसकी उंगलियां बेताबी से सामान लपेट रही थी, जैसे वह खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर रही हो। जब वह एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, हिम्मत लाल जी ने उसे समझाया। हिम्मत लाल जी, बेटी, तूने जो फैसला ले लिया उसके लिए मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जाते समय एक बार सागर से मिल ले या फोन पर बात कर ले। शालिनी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। शालिनी, नहीं पापा, उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की, अब मैं उससे कभी बात नहीं करूँगी। ये कहकर वह एयरपोर्ट के लिए निकल गई। कनाडा पहुंचकर शालिनी ने सबसे पहले अपनी सिम बदल दी, ताकि सागर उससे संपर्क न कर सके। कुछ ही दिनों में वह अपने काम में व्यस्त हो गई और सागर से उसका संपर्क बिल्कुल खत्म हो गया था। उसे आजादी का एहसास हो रहा था, लेकिन शाम के समय जब वह अकेली होती तो वह पल याद आ जाते और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। कनाडा में 6 महीने बीत गए थे और इस बीच सागर की कोई खबर नहीं मिली। एक दिन वो ऑफिस से घर आई, खाना खाकर सोने जा रही थी, तभी हिम्मत लाल जी का फोन आया। हिम्मत लाल जी, बेटी कैसी है? कई दिन से फोन पर बात नहीं हुई। शालिनी, पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हिम्मत लाल जी, मैं ठीक हूँ। ये ले, काव्या से बात कर। काव्या और शालिनी एक ही ऑफिस में काम करती थीं। काव्या शालिनी के घर आई थी अपनी शादी का न्योता देने। काव्या, शालिनी, तू तो विदेश जाकर सबको भूल गई। शालिनी, नहीं बहन, तुझे कैसे भूल सकती हूँ, एक तू ही तो है जिससे मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ। काव्या, मैडम, इंडिया आने के लिए तैयार हो जाओ। 1 महीने बाद मेरी शादी है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। शालिनी, सच, मजा आ गया, मैं तो वैसे भी आने वाली थी, चल अच्छा हुआ, अब तेरी शादी में जरूर आऊंगी। काव्या, हाँ, आजा, बहुत मजे करेंगे। शालिनी वापस आने की तैयारी करने लगती है। वह छुट्टी के लिए अप्लाई करती है और उसे छुट्टी मिल जाती है। शालिनी एयरपोर्ट पहुंचकर देखती है तो सामने उसके मम्मी पापा खड़े होते हैं। शालिनी, माँ, कैसी हो आप? और पापा, आप कैसे हैं? हिम्मत लाल जी, बेटी, मैं तो अच्छा हूँ, तू बहुत कमजोर लग रही है। शालिनी, नहीं पापा, बस ऐसे ही, चलिए घर चलकर बात करते हैं। तीनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। उस रास्ते पर एक सुकून और अपनापन था, जैसे घर लौटने पर हर एक पल की कोई पुरानी याद जग रही हो। घर पहुंचकर सुशीला ने शालिनी से कहा, सुशीला जी, बेटी, तू फ्रेश हो जा, फिर डिनर करेंगे। शालिनी, ठीक है माँ, बाद में मुझे आप दोनों से ढेर सारी बातें करनी है। शालिनी कपड़े लेकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती है। सुशीला जी, सुनो जी, इसे सागर के बारे में कुछ मत बताना। नहीं, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे भाग लेगी। बड़ी मुश्किल से तो अपने करियर पर फोकस कर रही है। हिम्मत लाल जी चुपचाप अखबार पढ़ते रहे। शालिनी नहाकर निकली तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। शालिनी, माँ, तरस गई आपके हाथ का खाना खाने के लिए। सुशीला जी, चिंता मत कर, सारी कसर पूरी कर दूंगी। तेरे वापस जाने तक तुझे पहले जैसी हट्टी कट्टी बना दूंगी। हिम्मत लाल जी, अरे अभी से जाने की बात कर रही हो, अभी तो वो आई है, तुम भी कुछ भी बोलने लगती हो। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। उसके बाद खाना खाकर तीनों शालिनी के कमरे में पहुंच जाते हैं। शालिनी, और बताइए पापा, यहाँ क्या चल रहा है? आप सब कैसे हैं? हिम्मत लाल जी, बेटी, यहाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर। इसी तरह बातें करते करते शालिनी को नींद आने लगती है। उसके माता पिता उसे सुलाकर कमरे से बाहर आ जाते हैं। अगले दिन वो सुबह उठकर तैयार हो रही थी, तभी हिम्मत लाल जी उसे याद दिलाते हैं। हिम्मत लाल जी, बेटी, आज काव्या की शादी है, कितने बजे चलना है? शालिनी, पापा, शाम को चलेंगे, उससे मेरी बात हो गई है।
वो अभी ब्यूटी पार्लर जा रही है, शाम को 7 बजे के बाद ही मिल पाएगी। शाम को शालिनी अपने मम्मी पापा के साथ शादी में पहुंच जाती है। वो गेट से अंदर आ रही थी, तभी उसे स्टेज पर काव्या अपने दूल्हे के साथ खड़ी दिखाई देती है। उन दोनों को से मेहमान मिलने आ रहे थे और गिफ्ट देकर आगे जा रहे थे। तभी उसने देखा क्रीम कलर का कोट पहने सागर स्टेज पर काव्या के पास पहुंच गया। उसने काव्या को गिफ्ट दिया और कुछ देर बात की। शालिनी के मन में उससे मिलने की बेचैनी बढ़ने लगी। उसके दिल में एक तूफान सा था, जैसे वह अपने पुराने प्यार को फिर से देख रही हो और एक बार फिर से उस पल को पकड़ने की चाहत हो। वह तेज कदमों से स्टेज की ओर चल दी। जब वह स्टेज के सामने पहुंची, तो उसने देखा कि सागर तेजी से कदम बढ़ाता हुआ दूसरे रास्ते से बाहर निकल रहा था। शालिनी सब कुछ भूलकर उसके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वह तेजी से गाड़ी में बैठकर निकल गया। शालिनी ने फोन निकालकर सागर का नंबर ढूंढने लगी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे वह एक आखिरी बार उससे जुड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने तो सिम बदल ली थी। वह निराश होकर वापस आ गई। उसका दिल टूट चुका था, जैसे वह कुछ खो चुकी हो जो कभी उसका था। सागर को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसकी आंखें नम थी, जैसे एक पुरानी याद फिर से ताजे घाव की तरह उभर आई हो। इतने में उसके मम्मी पापा स्टेज के पास पहुंच गए। हिम्मतलाल जी, क्या हुआ बेटी, तेरी आंखों में आंसू? शालिनी, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही कुछ गिर गया आंख में। आप बैठिए, मैं काव्या से मिलकर आती हूँ। शालिनी, शादी मुबारक हो काव्या। काव्या, कितनी देर से आई है? इनसे मिल, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरी सबसे अच्छी सहेली शालिनी कनाडा से आई है। शालिनी, वो सागर था ना? काव्या, हाँ वो सागर था, उसकी फ्लाइट थी। वो अब बंगलोर शिफ्ट हो गया है। शालिनी, क्या, कैसे, मतलब कब? काव्या, कुछ देर रुक जा, मैं अभी यहाँ से फ्री होकर तुझे सब बताती हूँ। पीछे मेहमानों की लाइन थी, इसलिए शालिनी स्टेज से नीचे उतर आई। शालिनी, पापा मम्मी कहाँ हैं? हिम्मतलाल जी, बेटी वो खाना खा रही हैं। मैंने अभी शुगर की गोली ली है, कुछ देर बाद खाना खाऊंगा। तू बैठ। शालिनी, पापा आपसे एक बात पूछनी थी, मम्मी को मत बताना। अभी कुछ देर पहले मैंने सागर को यहाँ देखा। काव्या बता रही थी वह अब बंगलोर रहता है। हिम्मतलाल जी, बेटी मैं तेरे से बात करना चाह रहा था, लेकिन तेरी मम्मी ने मना कर दिया। अपनी मम्मी को मत बताना कि यह सब मैंने तुझे बताया है। उनकी आवाज में हल्की सी परेशानी थी, जैसे वह चाहते थे कि शालिनी सब कुछ जाने, लेकिन किसी वजह से वह मम्मी को यह नहीं बताना चाहते थे। शालिनी, पापा प्लीज जो कुछ भी है मुझे बताइए, क्या हुआ? हिम्मतलाल जी, बेटी सागर के साथ बहुत बुरा हुआ। तूने जो उसे 2 दिन का समय दिया था और तू गुस्सा होकर चली गई, वह उस समय हॉस्पिटल में था। उसके पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। जिस दिन तेरी फ्लाइट थी, उस दिन उसके पापा खत्म हो गए थे। उस बेचारों को होश ही नहीं था। शालिनी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और पछतावा था, जैसे वह खुद को इस दर्द के लिए जिम्मेदार मान रही हो। शादी के माहौल में उसने किसी तरह अपने आप को संभाला। शालिनी, क्या आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? हिम्मतलाल जी, बेटी वो अपने पिता की 13वीं का कार्ड देने 10 दिन बाद आया था, लेकिन तेरी मम्मी ने उसे बेइज्जत करके भगा दिया। उसके सामने ही कार्ड फाड़ दिया और कहा, फिर कभी यहाँ मत आना। शालिनी कनाडा चली गई है। उसने तुझे कई फोन भी किए, लेकिन तेरा फोन नहीं लगा। उसके बाद एक दिन वो मुझे बाजार में मिला। उसने कहा वह अपनी मम्मी को लेकर बंगलोर जा रहा है। यहाँ अब उसका मन नहीं लगता, उसे वहाँ एक अच्छी जॉब मिल गई है। शालिनी, पापा मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, आप प्लीज घर चलिए। हिम्मतलाल जी सुशीला को बुला लाए और शालिनी को लेकर घर आ गए। अब आगे क्या होगा ये हम तीसरे भाग में देखेंगे। इस जटिल मोड़ पर कहानी का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प होने वाला है। कहानी को आगे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि अगले भाग की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।
धन्यवाद।